तो दो भी नहीं बचोगे। पिछली सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा, उप मुख्यमंत्री के द्वारा और मंत्रियों के द्वारा की गई थी, वो हर एक सच एक एक करके सदन में भी लाया जाएगा और दिल्ली की जनता के सामने भी लाया जाएगा। ये रिपोर्ट को अगर एक लाइन में हम बोलें, एक लाइन में इस रिपोर्ट को अगर बोलें तो एक लाइन में समराइज कर दे तो झाड़ू वाला ही दारू वाला है। दारू वाला है, झाड़ू पूरी। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शराब अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती, अच्छे अच्छों को डुबो देती है। शराब एक ऐसी चीज है जिसमें जो डूबा वो बचा नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इन चुनावों ने ये साबित कर दिया है कि आपदा की सरकार, उसके वो सभी मंत्री जो शराब घोटाले में शामिल थे, उसके वो सभी पूरा का पूरा जो गैंग था, इस ठेकों को खुलवाने वाला, कमीशन को खाने वाला, वो पूरा का पूरा गैंग आज अपने आप को बेरोजगार नेता बताता हुआ घूम रहा है। शिखा राय जी हमारे बीच में जीत के आई हैं, उन्होंने महिलाओं की पीड़ा का बहुत अच्छे से सदन में रखा। लेकिन इतनी ही चलती है झूठ की दुकान, इतना ही चलता है भ्रष्टाचार का खेल। इसकी एक्सपायरी डेट बहुत पहले निकल चुकी थी, जनता केवल चुनावों की प्रतीक्षा कर रही थी। ये जो सीएजी की रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय, इस सीएजी की रिपोर्ट को केवल रिपोर्ट के तौर पर पढ़ने के साथ साथ मैं सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता से यह कहना चाहता हूं कि दो डॉक्यूमेंट हैं। एक है सीएजी की रिपोर्ट और दूसरा डॉक्यूमेंट है सीबीआई की और ईडी की चार्जशीट। ये जब दोनों डॉक्यूमेंट को हम एक साथ रखते हैं तब ये पूरी तस्वीर सामने आती है कि क्या खेल रचा गया था। सतीश उपाध्याय जी ने, शिखा राय जी ने सीएजी की रिपोर्ट के तथ्यों को बहुत विस्तार से रखा है और ये रिपोर्ट बताती है कि 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है रिवेन्यू का। ये केवल रिवेन्यू का नुकसान है, ये पूरे घोटाले की कीमत नहीं है। 2000 करोड़ तो केवल रिवेन्यू का नुकसान हुआ है कि सरकार के खाते में आना चाहिए था लेकिन आया नहीं। लेकिन अगर घोटाले के आंकड़ों को देखा जाए, गोवा के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में जो पैसा भेजा गया, जिसकी चर्चा ईडी की चार्जशीट कर रही है, सीबीआई की चार्जशीट कर रही है, उसको देखा जाए, जिस प्रकार से 3 नाम सामने आए थे, दिनेश अरोड़ा का, अमित अरोड़ा का और विजय नायर का, वो तीनों नाम और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ उनके तालमेल के साथ जो फाइनेंशियल डील जिनकी चर्चा ईडी की और सीबीआई की चार्जशीट करती है, उनको अगर ध्यान में रखते हुए उस परिप्रेक्ष्य में जब हम सीएजी की रिपोर्ट देखते हैं तो हम ये मानने को बाध्य होते हैं कि रेवेन्यू का नुकसान तो 2000 करोड़ का हुआ है, लेकिन ये जो घोटाला है, ये जो पैसा खाया गया है और जिसकी प्लानिंग की गई थी, बाद में दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के दबाव में, एलजी साहब के नोटिस के दबाव में, चीफ सेक्रेटरी के लेटर के दबाव में वापस तो ले ली गई, लेकिन प्लानिंग इनकी ये थी कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का दिल्ली की जनता का पैसा खाने की इन लोगों की तैयारी थी। और उसी पैसे के माध्यम से पंजाब में और गोवा में इन लोगों ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की थी। मैं यहाँ पे अध्यक्ष महोदय ये बात कहना चाहता हूं कि सदन की ये दीवारें, जहां पे आज 280 पे चर्चा हुई, 10 साल सदन की ये दीवारें तरस गई कि दिल्ली के मुद्दों पे कभी कोई चर्चा हो, दिल्ली के किसी विषय पे कभी कोई चर्चा हो। और ऐसी ही सीएजी की एक रिपोर्ट को अपने हाथ में उठाकर पिछली सरकार के मुख्यमंत्री और उनके बाकी नेता ऐसी ही एक सीएजी की रिपोर्ट को हाथ में लेकर दिल्ली की राजनीति में प्रवेश किया था। चौहान साहब यहाँ बैठे हैं, लवली जी यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग प्रत्यक्ष गवाह हैं। तब जो सत्ता थी उसका एक हिस्सा आप थे, लेकिन तब जो आंदोलन हो रहा था वो ऐसी ही एक सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही हो रहा था। इसी प्रकार की रिपोर्ट के पन्ने दिल्ली की जनता के बीच में लहराए जाते थे और ये कहा जाता था कि इसमें घोटाला हुआ है, इसके बदले हमें सरकार में लेके आओ। लेकिन समय का चक्र पूरी तरह से घूम चुका है और आज सीएजी की रिपोर्ट सामने है, पहली रिपोर्ट जो इस सदन के पटल पे आई है, और मुझे विश्वास है कि ऐसी बाकी रिपोर्ट भी सदन के पटल पर आएंगी। और वो ये बताती हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पे आए थे, उन्होंने शायद इस देश की आजादी के बाद से इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और अहंकारी सरकार अगर कोई इस देश की सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में आई है तो वो पिछली सरकार थी, जिसके अहंकार को जनता ने अपने वोट के माध्यम से वापस भेज दिया। सीएजी की रिपोर्ट में बताया ही गया है कि 2000 करोड़ का नुकसान है। नॉन कन्फर्मिंग एरियाज जो सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है, मैं सदस्यों को जानकारी है, पर मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये नॉन कन्फर्मिंग एरियाज क्या है।
ये बहुत जरूरी है सुनने के लिए, क्योंकि जब ये इस सदन के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं भगत सिंह जी के नाम पर, बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर, तब दिल्ली की और देश की जनता को पता होना चाहिए नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में शराब की दुकानें खोली गई। इसका मतलब है गुरुद्वारे के सामने ठेका खोला गया। चाणक्यपुरी में गुरुद्वारे के सामने ठेका खोला अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने। मंदिरों के सामने ठेका खोला, स्कूलों के सामने ठेका खोला, कॉलेजों के सामने ठेका खोला। इसको बोलते हैं नॉन कन्फर्मिंग एरियाज, जहां पे संविधान बाबा साहब का इजाजत नहीं देता था, जहां पे कानून इजाजत नहीं देता था, एक्साइज की पॉलिसी इजाजत नहीं देती थी शराब के ठेके खोलने की। उन जगहों पर शराब के ठेके खोलने का पाप अगर किसी ने किया तो पिछली आपदा सरकार ने वो पाप किया है। सदन में ऑन रिकॉर्ड ये बात आनी चाहिए। और उसके कारण 941 करोड़ रुपए का नुकसान रेवेन्यू का दिल्ली की जनता को हुआ। अपने ही लोगों को लाइसेंस देना जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, बैंक के खाते में 1 लाख रुपया पड़ा है और 100 करोड़ रुपए के टेंडर दिए जा रहे हैं जिन लोगों को, और बाद में उनकी फीस तक वापस लौटाने की नौबत आ गई। फीस वेवर कर दी गई कोरोना के नाम पर। अध्यक्ष महोदय, ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये घोटाला तो एक पाप होता ही है, लेकिन उसकी टाइमिंग जिसकी तरफ ध्यान दिलाया गया इस सदन में, कोरोना का वो काल जब देश में हर कोई केवल ये सोच रहा था कि कैसे किसी की मदद की जाए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से वैक्सीन की व्यवस्था हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, राशन की व्यवस्था हो, यह सुनिश्चित करने में लगे थे। गृह मंत्री जी स्वयं दिल्ली में जगह जगह जाकर टेम्परेरी हॉस्पिटल बने, बेड की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, उसके लिए देश के गृह मंत्री स्वयं दौरे कर रहे थे दिल्ली के अंदर। कार्यकर्ताओं के तौर पर भी, राजनीतिक पार्टी के तौर पर भी, समाज सेवी संगठनों के तौर पर भी, एनजीओ के लोग, आरडब्ल्यूए के लोग, सभी लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। किसी तरह से भोजन की व्यवस्था हो, दवाई की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, सिलेंडर की व्यवस्था हो, सबकी चिंता यही थी। दिल्ली की माताएं और बहनें अपने घर में दिया भी जलाती थी तो रोज जगदम्बा से केवल इतनी प्रार्थना करती थी कि हे जगदम्बा, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे देश की रक्षा करना। वो संकट काल कोरोना का, उस संकट काल में दिल्ली का भूतपूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? उस संकट काल में दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में शराब के दलालों की मीटिंग चल रही थी। ये ईडी की चार्जशीट में लिखा हुआ है, सीएजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जिस समय इन्हें दवाइयों की व्यवस्था करनी थी, और खासतौर पे जो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उत्तराखंड से जो लोग आते हैं, दिल्ली भूली नहीं है। हमारी बस्तियों में अध्यक्ष महोदय लाउड स्पीकर से रात को 12 बजे ऐलान कराया गया कि आनंद विहार में बसें खड़ी हैं, आपको आपके घर तक छोड़ के आएंगी। लाखों लोगों को आनंद विहार में डीटीसी की बसों के द्वारा पहुंचा दिया गया और वहां पे पीने के पानी तक की सुविधा नहीं थी, घर पहुंचाने की कोई बस नहीं थी। हजारों लाखों लोगों के नरसंहार की साजिश कोरोना के काल में इस सरकार ने रची कि एक तरफ नरसंहार होता रहे, देश का ध्यान कोरोना में चलता रहे, और दूसरी तरफ ये पर्दे के पीछे दो पाप करें, शराब के घोटाले की नीति लेकर आए और अपने शीश महल को बनवाने की साजिश करे। ये दोनों पाप कोरोना के काल में दिल्ली की पिछली सरकार ने किए थे। ये दोनों पाप कोरोना के काल में किए गए थे। ये अपराध कई गुना बढ़ जाता है जब इसकी टाइमिंग को ध्यान से देखा जाता है। इनको लगा कि कोरोना का काल है, सब अपने अपने सुरक्षा में, व्यवस्था में व्यस्त हैं, कोई शराब के घोटाले की तरफ ध्यान नहीं देगा। मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, सीएजी की रिपोर्ट में जो डिटेल है उससे आगे बढ़ते हुए अगर हम चीफ सेक्रेटरी का लेटर देखें जिसका जिक्र ईडी की चार्जशीट में है, सीबीआई की चार्जशीट में है, सदन में ऑन रिकॉर्ड ये बात आनी चाहिए क्योंकि पिछली सरकार में इन्होंने इसके संबंध में चर्चा नहीं करने दी। चीफ सेक्रेटरी के लेटर में लिखा है मनीष सिसोदिया ने संविधान का उल्लंघन करते हुए, कानून का उल्लंघन करते हुए ऐसे फैसले लिए 580 करोड़ रुपए का सीधा सीधा नुकसान केवल दारू के मंत्री मनीष सिसोदिया के गलत फैसलों के कारण लिया। यह ईडी की चार्जशीट में लिखा हुआ है। उस वक्त इनको लग रहा था कि कैबिनेट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, इनको लग रहा था एलजी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एक घटनाक्रम की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जिस बारे में चर्चा सतीश उपाध्याय जी ने भी की कि जो कमीशन था उसको 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। यह सीएजी की रिपोर्ट कहती है। लेकिन अगर इसको हम ईडी की चार्जशीट के साथ मिलाकर देखें
तो असली खेल समझ में आता है। 5% कमीशन कैबिनेट ने पास किया, 5% कमीशन कैबिनेट ने पास किया। कैबिनेट की अगली मीटिंग 23 मार्च 24 मार्च को होनी थी। 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक यही हमारी विधानसभा से थोड़ी दूर पे ओबेरॉय होटल है। इस ओबेरॉय होटल में साउथ लॉबी के शराब के दलालों को बुलाया गया, उनको रुकवाया गया। ईडी ने उसकी सीसीटीवी फुटेज भी निकाली है, ओबेरॉय होटल की प्रिंटर मशीन का डेटा निकाला है, फोटोकॉपी मशीन का डेटा निकाला है। फोरेंसिक जांच करने के बाद कैबिनेट 5% का नोट पास कर रही है। मनीष सिसोदिया के घर से जो कंप्यूटर जब्त किया गया उसमें लिखा है कि कैबिनेट नोट के 5% को सिसोदिया के अपने कंप्यूटर पे एडिट करके 12% कर दिया गया। कोई कैबिनेट का अप्रूवल नहीं था, कोई एलजी का अप्रूवल नहीं था। 5 को 12 करके 14 मार्च से 17 मार्च के बीच में ओबेरॉय होटल में शराब के दलालों की जो मीटिंग होती है, सीसीटीवी फुटेज में शराब के दलालों के हाथ में 36 पेज की दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी की वो कॉपी थी जो कॉपी अभी तक कैबिनेट ने पास नहीं की थी। ये पाप इन लोगों ने यहां पे किया है। जो कैबिनेट से पास होनी बाकी थी नीति, शराब के दलालों के पास एक हफ्ते पहले वो कॉपी थी। सीसीटीवी फुटेज इसको वेरीफाई कर रहा है, हमारा फोटोकॉपी मशीन का फोरेंसिक डाटा इसको वेरीफाई कर रहा है, मनीष सिसोदिया का कंप्यूटर का डेटा इसको वेरीफाई कर रहा है कि सीधे सीधे इन्होंने शराब के दलालों के साथ। और जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है, मुझे लगता है कि 15 किलो घी का मतलब सबको पता है सदन में। 15 किलो घी मनीष सिसोदिया व्हाट्सएप पे मंगा रहे हैं और 15 किलो घी के बदले 15 करोड़ रुपए कौन से अंगड़िया के माध्यम से गोवा में कहां पे डिलीवर किया गया। 3 अंगड़ियों को उसका ठेका दिया जा रहा है, वहां पे गोवा में उसके पैसे डिलीवर किए जा रहे हैं। विजय नायर किसके लिए कहा? कैलाश गहलोत जी अध्यक्ष महोदय यहां पे बैठे हैं, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा बस आपका। कैलाश गहलोत जी पिछली सरकार में मंत्री थे। कैलाश गहलोत जी के लिए यहां पे बंगला आवंटित था, सरकारी बंगला, लेकिन उसमें गहलोत जी नहीं रहते थे, उसमें विजय नायर रहता था। उसमें विजय नायर रहता था, वही विजय नायर जो फेस टाइम पे कॉल करता है और समीर महेंद्रू फेस टाइम पे विजय नायर कॉल करता है और समीर महेंद्रू से सीधे अरविंद केजरीवाल बात करता है और उससे कहता है विन विन सिचुएशन होगी, विन विन सिचुएशन, जो बोले वो कर दो। शरद रेड्डी, उससे मिलने के लिए मुख्यमंत्री के घर के बगल में मीटिंग की जाती है। मुझे लगता है कि शराब के घोटाले के इन तथ्यों के ऊपर ईडी की चार्जशीट, सीबीआई की चार्जशीट और सीएजी की रिपोर्ट, इन तीनों को कंबाइंड करते हुए इसको इस सदन में देखा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। किस प्रकार से, चाहे वो बुच्ची बाबू का चैट हो, व्हाट्सएप चैट हो जो कविता रेड्डी का सीए है, चाहे वो विजय नायर की व्हाट्सएप चैट हो, समीर महेंद्रू की व्हाट्सएप चैट हो, चाहे वो सनी मारवाह के पिता का स्टिंग ऑपरेशन हो जिसमें वो बोल रहा है 5% से 12% करो और 6% हमें वापस दो ब्लैक में। ये मनीष सिसोदिया ने बोला 5% से 12% कर देंगे, 6% वापस लेंगे ब्लैक में। ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अपने बोले हुए शब्द हैं। पैसों के लेन देन का डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। और मैं ये कहना चाहता हूं इस सदन में अभी केवल जनता की अदालत में न्याय हुआ है, अभी कानून की अदालत में न्याय होना बाकी है। बेल पे छूटे हुए ये लोग ये याद रखें कि अभी ये केवल बेल पे बाहर हैं, फिर आएंगे केजरीवाल। तिहाड़ की दीवारों पे आज भी लिखा हुआ है, वापस वहां जाना इनको पड़ेगा। 170 मोबाइलों को तोड़ा गया अध्यक्ष महोदय, 18 मोबाइल खुद मनीष सिसोदिया ने तोड़े अपने। हमारे यहां तो थाने में कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाता है तो एसएचओ बस उसका मोबाइल नंबर देखता है और कहता है अगर 10 साल पुराना नंबर चल रहा है इसका मतलब बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज रोज नंबर वही बदलता है। ये तो सबसे पहले जिसका हर महीने नंबर बदल रहा है इसका मतलब वो कोई घोटाला कर रहा है। 18 मोबाइल तोड़े हैं मनीष सिसोदिया ने, 170 मोबाइल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, विभव विजय नायर ने मिलकर तोड़े हैं। 2 करोड़ के मोबाइल तोड़ डाले 6 महीने के अंदर। क्या छुपा रहे थे, क्या डर था? और लगभग 45 मोबाइल की तो वो है, लोकेशन है एक ही जगह पर, मुख्यमंत्री के कॉन्फ्रेंस में, सीएम के घर के कॉन्फ्रेंस रूम में एक ही जगह पर एक ही टाइम पे तोड़े गए हैं। ये सारे दस्तावेज ये बताते हैं कि इस सदन की जो चिंता है कि भ्रष्टाचारियों को सजा मिले और जनता का पैसा वापस आए। मैं ये कहना चाहता हूं सदन को अपनी बात समाप्त करते हुए कि हमें ईडी का और सीबीआई के उन वीर अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहिए। बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालने से नहीं डरे वो लोग, बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालने से नहीं डरे। इस देश की जनता ने कभी सपने में सोचते थे कि ऐसा भी होगा कि
नेताओं के घर पे भी जाएगी ईडी और सीबीआई, उनके घरों से भी पैसा निकाला जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में पहली बार हम देख रहे हैं कि कितना भी बड़ा मगरमच्छ बैठा हो, लेकिन ईडी और सीबीआई के अधिकारी डरते नहीं हैं और उनके भ्रष्टाचार का सच भी सामने लाते हैं। सदन के माध्यम से उनका भी आभार व्यक्त हो और पुनः बहुत बहुत बधाई मुख्यमंत्री महोदया का, सीएजी की रिपोर्ट को आपने सदन के पटल पर रखा और पुनः ये चेतावनी बाबा साहब और भीमराव अंबेडकर जी और भगत सिंह जी का अपमान करने वाले और उनके नाम पे शराब का धंधा, स्कूलों में करप्शन, हेल्थ का करप्शन, मोहल्ला क्लिनिक में लूट, ये भ्रष्टाचारियों को पुनः ये चेतावनी कि अभी केवल 22 बचे हो, अगर इसी रास्ते पे चलोगे तो 2 भी नहीं बचोगे। पिछली सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा, उप मुख्यमंत्री के द्वारा और मंत्रियों के द्वारा की गई थी, वो हर एक सच एक एक करके सदन में भी लाया जाएगा और दिल्ली की जनता के सामने भी लाया जाएगा। ये रिपोर्ट को अगर एक लाइन में हम बोलें, एक लाइन में इस रिपोर्ट को अगर बोलें तो एक लाइन में समराइज कर दे तो झाड़ू वाला ही दारू वाला है। दारू वाला है, पूरी बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शराब अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती, अच्छे अच्छों को डुबो देती है। शराब एक ऐसी चीज है जिसमें जो डूबा वो बचा नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इन चुनावों ने ये साबित कर दिया है कि आपदा की सरकार, उसके वो सभी मंत्री जो शराब घोटाले में शामिल थे, उसके वो सभी पूरा का पूरा जो गैंग था, इस ठेकों को खुलवाने वाला, कमीशन को खाने वाला, वो पूरा का पूरा गैंग आज अपने आप को बेरोजगार नेता बताता हुआ घूम रहा है। शिखा राय जी हमारे बीच में जीत के आई हैं, उन्होंने महिलाओं की पीड़ा का बहुत अच्छे से सदन में रखा। लेकिन इतनी ही चलती है झूठ की दुकान, इतना ही चलता है भ्रष्टाचार का खेल। इसकी एक्सपायरी डेट बहुत पहले निकल चुकी थी, जनता केवल चुनावों की प्रतीक्षा कर रही थी। ये जो सीएजी की रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय, इस सीएजी की रिपोर्ट को केवल रिपोर्ट के तौर पर पढ़ने के साथ साथ मैं सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता से यह कहना चाहता हूं कि 2 डॉक्यूमेंट हैं। एक है सीएजी की रिपोर्ट और दूसरा डॉक्यूमेंट है सीबीआई की और ईडी की चार्जशीट। ये जब दोनों डॉक्यूमेंट को हम एक साथ रखते हैं तब ये पूरी तस्वीर सामने आती है कि क्या खेल रचा गया था। सतीश उपाध्याय जी ने, शिखा राय जी ने सीएजी की रिपोर्ट के तथ्यों को बहुत विस्तार से रखा है और ये रिपोर्ट बताती है कि 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है रिवेन्यू का। ये केवल रिवेन्यू का नुकसान है, ये पूरे घोटाले की कीमत नहीं है। 2000 करोड़ तो केवल रिवेन्यू का नुकसान हुआ है कि सरकार के खाते में आना चाहिए था लेकिन आया नहीं। लेकिन अगर घोटाले के आंकड़ों को देखा जाए, गोवा के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में जो पैसा भेजा गया, जिसकी चर्चा ईडी की चार्जशीट कर रही है, सीबीआई की चार्जशीट कर रही है, उसको देखा जाए, जिस प्रकार से 3 नाम सामने आए थे, दिनेश अरोड़ा का, अमित अरोड़ा का और विजय नायर का, वो तीनों नाम और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ उनके तालमेल के साथ जो फाइनेंशियल डील जिनकी चर्चा ईडी की और सीबीआई की चार्जशीट करती है, उनको अगर ध्यान में रखते हुए उस परिप्रेक्ष्य में जब हम सीएजी की रिपोर्ट देखते हैं तो हम ये मानने को बाध्य होते हैं कि रेवेन्यू का नुकसान तो 2000 करोड़ का हुआ है, लेकिन ये जो घोटाला है, ये जो पैसा खाया गया है और जिसकी प्लानिंग की गई थी, बाद में दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन के दबाव में, एलजी साहब के नोटिस के दबाव में, चीफ सेक्रेटरी के लेटर के दबाव में वापस तो ले ली गई, लेकिन प्लानिंग इनकी ये थी कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का दिल्ली की जनता का पैसा खाने की इन लोगों की तैयारी थी। और उसी पैसे के माध्यम से पंजाब में और गोवा में इन लोगों ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी की थी। मैं यहाँ पे अध्यक्ष महोदय ये बात कहना चाहता हूं कि सदन की ये दीवारें, जहां पे आज 280 पे चर्चा हुई, 10 साल सदन की ये दीवारें तरस गई कि दिल्ली के मुद्दों पे कभी कोई चर्चा हो, दिल्ली के किसी विषय पे कभी कोई चर्चा हो। और ऐसी ही सीएजी की एक रिपोर्ट को अपने हाथ में उठाकर पिछली सरकार के मुख्यमंत्री और उनके बाकी नेता ऐसी ही एक सीएजी की रिपोर्ट को हाथ में लेकर दिल्ली की राजनीति में प्रवेश किया था। चौहान साहब यहाँ बैठे हैं, लवली जी यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग प्रत्यक्ष गवाह हैं। तब जो सत्ता थी उसका एक हिस्सा आप थे, लेकिन तब जो आंदोलन हो रहा था वो ऐसी ही एक सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर ही हो रहा था। इसी प्रकार की रिपोर्ट के पन्ने दिल्ली की जनता के बीच में लहराए जाते थे और ये कहा जाता था कि इसमें घोटाला हुआ है, इसके बदले हमें सरकार में लेके आओ। लेकिन समय का चक्र पूरी तरह से घूम चुका है और आज सीएजी की रिपोर्ट सामने है। पहली रिपोर्ट जो इस सदन के पटल पे आई है
और मुझे विश्वास है कि ऐसी बाकी रिपोर्ट भी सदन के पटल पर आएंगी और वो ये बताती हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पे आए थे, उन्होंने शायद इस देश की आजादी के बाद से इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी और अहंकारी सरकार अगर कोई इस देश की सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में आई है तो वो पिछली सरकार थी, जिसके अहंकार को जनता ने अपने वोट के माध्यम से वापस भेज दिया। सीएजी की रिपोर्ट में बताया ही गया है कि 2000 करोड़ का नुकसान है। नॉन कन्फर्मिंग एरियाज जो सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है, मैं सदस्यों को जानकारी है, पर मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये नॉन कन्फर्मिंग एरियाज क्या है। ये बहुत जरूरी है सुनने के लिए, क्योंकि जब ये इस सदन के अंदर प्रोटेस्ट करते हैं भगत सिंह जी के नाम पर, बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर, तब दिल्ली की और देश की जनता को पता होना चाहिए नॉन कन्फर्मिंग एरियाज में शराब की दुकानें खोली गई। इसका मतलब है गुरुद्वारे के सामने ठेका खोला गया। चाणक्यपुरी में गुरुद्वारे के सामने ठेका खोला अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने। मंदिरों के सामने ठेका खोला, स्कूलों के सामने ठेका खोला, कॉलेजों के सामने ठेका खोला। इसको बोलते हैं नॉन कन्फर्मिंग एरियाज, जहां पे संविधान बाबा साहब का इजाजत नहीं देता था, जहां पे कानून इजाजत नहीं देता था, एक्साइज की पॉलिसी इजाजत नहीं देती थी शराब के ठेके खोलने की। उन जगहों पर शराब के ठेके खोलने का पाप अगर किसी ने किया तो पिछली आपदा सरकार ने वो पाप किया है। सदन में ऑन रिकॉर्ड ये बात आनी चाहिए। और उसके कारण 941 करोड़ रुपए का नुकसान रेवेन्यू का दिल्ली की जनता को हुआ। अपने ही लोगों को लाइसेंस देना जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, बैंक के खाते में 1 लाख रुपया पड़ा है और 100 करोड़ रुपए के टेंडर दिए जा रहे हैं जिन लोगों को, और बाद में उनकी फीस तक वापस लौटाने की नौबत आ गई। फीस वेवर कर दी गई कोरोना के नाम पर। अध्यक्ष महोदय, ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये घोटाला तो एक पाप होता ही है, लेकिन उसकी टाइमिंग जिसकी तरफ ध्यान दिलाया गया इस सदन में, कोरोना का वो काल जब देश में हर कोई केवल ये सोच रहा था कि कैसे किसी की मदद की जाए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से वैक्सीन की व्यवस्था हो, अस्पतालों की व्यवस्था हो, राशन की व्यवस्था हो, यह सुनिश्चित करने में लगे थे। गृह मंत्री जी स्वयं दिल्ली में जगह जगह जाकर टेम्परेरी हॉस्पिटल बने, बेड की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, उसके लिए देश के गृह मंत्री स्वयं दौरे कर रहे थे दिल्ली के अंदर। कार्यकर्ताओं के तौर पर भी, राजनीतिक पार्टी के तौर पर भी, समाज सेवी संगठनों के तौर पर भी, एनजीओ के लोग, आरडब्ल्यूए के लोग, सभी लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। किसी तरह से भोजन की व्यवस्था हो, दवाई की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, सिलेंडर की व्यवस्था हो, सबकी चिंता यही थी। दिल्ली की माताएं और बहनें अपने घर में दिया भी जलाती थी तो रोज जगदम्बा से केवल इतनी प्रार्थना करती थी कि हे जगदम्बा, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे देश की रक्षा करना। वो संकट काल कोरोना का, उस संकट काल में दिल्ली का भूतपूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? उस संकट काल में दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में शराब के दलालों की मीटिंग चल रही थी। यह ईडी की चार्जशीट में लिखा हुआ है, सीएजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जिस समय इन्हें दवाइयों की व्यवस्था करनी थी, और खासतौर पे जो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, उत्तराखंड से जो लोग आते हैं, दिल्ली भूली नहीं है। हमारी बस्तियों में अध्यक्ष महोदय लाउड स्पीकर से रात को 12 बजे ऐलान कराया गया कि आनंद विहार में बसें खड़ी हैं, आपको आपके घर तक छोड़ के आएंगी। लाखों लोगों को आनंद विहार में डीटीसी की बसों के द्वारा पहुंचा दिया गया और वहां पे पीने के पानी तक की सुविधा नहीं थी, घर पहुंचाने की कोई बस नहीं थी। हजारों लाखों लोगों के नरसंहार की साजिश कोरोना के काल में इस सरकार ने रची कि एक तरफ नरसंहार होता रहे, देश का ध्यान कोरोना में चलता रहे, और दूसरी तरफ ये पर्दे के पीछे दो पाप करें, शराब के घोटाले की नीति लेकर आए और अपने शीश महल को बनवाने की साजिश करे। ये दोनों पाप कोरोना के काल में दिल्ली की पिछली सरकार ने किए थे। ये दोनों पाप कोरोना के काल में किए गए थे। ये अपराध कई गुना बढ़ जाता है जब इसकी टाइमिंग को ध्यान से देखा जाता है। इनको लगा कि कोरोना का काल है, सब अपने अपने सुरक्षा में, व्यवस्था में व्यस्त हैं, कोई शराब के घोटाले की तरफ ध्यान नहीं देगा। मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, सीएजी की रिपोर्ट में जो डिटेल है उससे आगे बढ़ते हुए अगर हम चीफ सेक्रेटरी का लेटर देखें जिसका जिक्र ईडी की चार्जशीट में है, सीबीआई की चार्जशीट में है, सदन में ऑन रिकॉर्ड ये बात आनी चाहिए क्योंकि पिछली सरकार में इन्होंने इसके संबंध में चर्चा नहीं करने दी। चीफ सेक्रेटरी के लेटर में लिखा है, मनीष सिसोदिया ने
संविधान का उल्लंघन करते हुए, कानून का उल्लंघन करते हुए ऐसे फैसले लिए। 580 करोड़ रुपए का सीधा सीधा नुकसान केवल दारू के मंत्री मनीष सिसोदिया के गलत फैसलों के कारण लिया। यह ईडी की चार्जशीट में लिखा हुआ है। उस वक्त इनको लग रहा था कि कैबिनेट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, इनको लग रहा था एलजी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। एक घटनाक्रम की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जिस बारे में चर्चा सतीश उपाध्याय जी ने भी की कि जो कमीशन था उसको 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। यह सीएजी की रिपोर्ट कहती है। लेकिन अगर इसको हम ईडी की चार्जशीट के साथ मिलाकर देखें तो असली खेल समझ में आता है। 5% कमीशन कैबिनेट ने पास किया, 5% कमीशन कैबिनेट ने पास किया। कैबिनेट की अगली मीटिंग 23 मार्च 24 मार्च को होनी थी। 14 मार्च से लेकर 17 मार्च तक यही हमारी विधानसभा से थोड़ी दूर पे ओबेरॉय होटल है। इस ओबेरॉय होटल में साउथ लॉबी के शराब के दलालों को बुलाया गया, उनको रुकवाया गया। ईडी ने उसकी सीसीटीवी फुटेज भी निकाली है, ओबेरॉय होटल की प्रिंटर मशीन का डेटा निकाला है, फोटोकॉपी मशीन का डेटा निकाला है। फोरेंसिक जांच करने के बाद कैबिनेट 5% का नोट पास कर रही है। मनीष सिसोदिया के घर से जो कंप्यूटर जब्त किया गया उसमें लिखा है कि कैबिनेट नोट के 5% को सिसोदिया के अपने कंप्यूटर पे एडिट करके 12% कर दिया गया। कोई कैबिनेट का अप्रूवल नहीं था, कोई एलजी का अप्रूवल नहीं था। 5 को 12 करके 14 मार्च से 17 मार्च के बीच में ओबेरॉय होटल में शराब के दलालों की जो मीटिंग होती है, सीसीटीवी फुटेज में शराब के दलालों के हाथ में 36 पेज की दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी की वो कॉपी थी जो कॉपी अभी तक कैबिनेट ने पास नहीं की थी। ये पाप इन लोगों ने यहां पे किया है। जो कैबिनेट से पास होनी बाकी थी नीति, शराब के दलालों के पास एक हफ्ते पहले वो कॉपी थी। सीसीटीवी फुटेज इसको वेरीफाई कर रहा है, हमारा फोटोकॉपी मशीन का फोरेंसिक डाटा इसको वेरीफाई कर रहा है, मनीष सिसोदिया का कंप्यूटर का डेटा इसको वेरीफाई कर रहा है कि सीधे सीधे इन्होंने शराब के दलालों के साथ। और जो व्हाट्सएप चैट सामने आई है, मुझे लगता है कि 15 किलो घी का मतलब सबको पता है सदन में। 15 किलो घी मनीष सिसोदिया व्हाट्सएप पे मंगा रहे हैं और 15 किलो घी के बदले 15 करोड़ रुपए कौन से अंगड़िया के माध्यम से गोवा में कहां पे डिलीवर किया गया। 3 अंगड़ियों को उसका ठेका दिया जा रहा है, वहां पे गोवा में उसके पैसे डिलीवर किए जा रहे हैं। विजय नायर किसके लिए कहा? कैलाश गहलोत जी अध्यक्ष महोदय यहां पे बैठे हैं, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा बस आपका। कैलाश गहलोत जी पिछली सरकार में मंत्री थे। कैलाश गहलोत जी के लिए यहां पे बंगला आवंटित था, सरकारी बंगला, लेकिन उसमें गहलोत जी नहीं रहते थे, उसमें विजय नायर रहता था। उसमें विजय नायर रहता था, वही विजय नायर जो फेस टाइम पे कॉल करता है और समीर महेंद्रू फेस टाइम पे विजय नायर कॉल करता है और समीर महेंद्रू से सीधे अरविंद केजरीवाल बात करता है और उससे कहता है विन विन सिचुएशन होगी, विन विन सिचुएशन, जो बोले वो कर दो। शरद रेड्डी, उससे मिलने के लिए मुख्यमंत्री के घर के बगल में मीटिंग की जाती है। मुझे लगता है कि शराब के घोटाले के इन तथ्यों के ऊपर ईडी की चार्जशीट, सीबीआई की चार्जशीट और सीएजी की रिपोर्ट, इन तीनों को कंबाइंड करते हुए इसको इस सदन में देखा जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए। किस प्रकार से, चाहे वो बुच्ची बाबू का चैट हो, व्हाट्सएप चैट हो जो कविता रेड्डी का सीए है, चाहे वो विजय नायर की व्हाट्सएप चैट हो, समीर महेंद्रू की व्हाट्सएप चैट हो, चाहे वो सनी मारवाह के पिता का स्टिंग ऑपरेशन हो जिसमें वो बोल रहा है 5% से 12% करो और 6% हमें वापस दो ब्लैक में। ये मनीष सिसोदिया ने बोला 5% से 12% कर देंगे, 6% वापस लेंगे ब्लैक में। ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के अपने बोले हुए शब्द हैं। पैसों के लेन देन का डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। और मैं ये कहना चाहता हूं इस सदन में अभी केवल जनता की अदालत में न्याय हुआ है, अभी कानून की अदालत में न्याय होना बाकी है। बेल पे छूटे हुए ये लोग ये याद रखें कि अभी ये केवल बेल पे बाहर हैं, फिर आएंगे केजरीवाल। तिहाड़ की दीवारों पे आज भी लिखा हुआ है, वापस वहां जाना इनको पड़ेगा। 170 मोबाइलों को तोड़ा गया अध्यक्ष महोदय, 18 मोबाइल खुद मनीष सिसोदिया ने तोड़े अपने। हमारे यहां तो थाने में कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाता है तो एसएचओ बस उसका मोबाइल नंबर देखता है और कहता है अगर 10 साल पुराना नंबर चल रहा है इसका मतलब बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज रोज नंबर वही बदलता है। ये तो सबसे पहले जिसका हर महीने नंबर बदल रहा है इसका मतलब वो कोई घोटाला कर रहा है।
18 मोबाइल तोड़े हैं मनीष सिसोदिया ने। 170 मोबाइल अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, विभव विजय नायर ने मिलकर तोड़े हैं। 2 करोड़ के मोबाइल तोड़ डाले 6 महीने के अंदर। क्या छुपा रहे थे, क्या डर था? और लगभग 45 मोबाइल की तो वो है, लोकेशन है एक ही जगह पर, मुख्यमंत्री के कॉन्फ्रेंस में, सीएम के घर के कॉन्फ्रेंस रूम में एक ही जगह पर एक ही टाइम पे तोड़े गए हैं। ये सारे दस्तावेज ये बताते हैं कि इस सदन की जो चिंता है कि भ्रष्टाचारियों को सजा मिले और जनता का पैसा वापस आए। मैं ये कहना चाहता हूं सदन को अपनी बात समाप्त करते हुए कि हमें ईडी का और सीबीआई के उन वीर अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहिए। बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालने से नहीं डरे वो लोग, बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालने से नहीं डरे। इस देश की जनता ने कभी सपने में सोचते थे कि ऐसा भी होगा कि नेताओं के घर पे भी जाएगी ईडी और सीबीआई, उनके घरों से भी पैसा निकाला जाएगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में पहली बार हम देख रहे हैं कि कितना भी बड़ा मगरमच्छ बैठा हो लेकिन ईडी और सीबीआई के अधिकारी डरते नहीं हैं और उनके भ्रष्टाचार का सच भी सामने लाते हैं। सदन के माध्यम से उनका भी आभार व्यक्त हो और पुनः बहुत बहुत बधाई मुख्यमंत्री महोदया का। सीएजी की रिपोर्ट को आपने सदन के पटल पर रखा और पुनः ये चेतावनी बाबा साहब और भीमराव अंबेडकर जी और भगत सिंह जी का अपमान करने वाले और उनके नाम पे शराब का धंधा, स्कूलों में करप्शन, हेल्थ का करप्शन, मोहल्ला क्लिनिक में लूट, ये भ्रष्टाचारियों को पुनः ये चेतावनी कि अभी केवल 22 बचे हो, अगर इसी रास्ते पे चलोगे तो 2 भी नहीं बचोगे। पिछली सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा, उप मुख्यमंत्री के द्वारा और मंत्रियों के द्वारा की गई थी, वो हर एक सच एक एक करके सदन में भी लाया जाएगा और दिल्ली की जनता के सामने भी लाया जाएगा। ये रिपोर्ट को अगर एक लाइन में हम बोलें, एक लाइन में इस रिपोर्ट को अगर बोलें तो एक लाइन में समराइज कर दे तो झाड़ू वाला ही दारू वाला है। दारू वाला है, झाड़ू पूरी बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शराब अच्छे अच्छों को बर्बाद कर देती, अच्छे अच्छों को डुबो देती है। शराब एक ऐसी चीज है जिसमें जो डूबा वो बचा नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इन चुनावों ने ये साबित कर दिया है कि आपदा की सरकार, उसके वो सभी मंत्री जो शराब घोटाले में शामिल थे, उसके वो सभी पूरा का पूरा जो गैंग था, ठेकों को खुलवाने वाला, कमीशन को खाने वाला, वो पूरा का पूरा गैंग आज अपने आप को बेरोजगार नेता बताता हुआ घूम रहा है। शिखा राय जी हमारे बीच में जीत के आई हैं, उन्होंने महिलाओं की पीड़ा का बहुत अच्छे से सदन में रखा। लेकिन इतनी ही चलती है झूठ की दुकान, इतना ही चलता है भ्रष्टाचार का खेल। इसकी एक्सपायरी डेट बहुत पहले निकल चुकी थी, जनता केवल चुनावों की प्रतीक्षा कर रही थी। ये जो सीएजी की रिपोर्ट है अध्यक्ष महोदय, इस सीएजी की रिपोर्ट को केवल रिपोर्ट के तौर पर पढ़ने के साथ साथ मैं सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता से यह कहना चाहता हूं कि 2 डॉक्यूमेंट हैं। एक है सीएजी की रिपोर्ट और दूसरा डॉक्यूमेंट है सीबीआई की और ईडी की चार्जशीट। ये जब दोनों डॉक्यूमेंट को हम एक साथ रखते हैं तब ये पूरी तस्वीर सामने आती है कि क्या खेल रचा गया था। सतीश उपाध्याय जी ने, शिखा राय जी ने सीएजी की रिपोर्ट के तथ्यों को बहुत विस्तार से रखा है और ये रिपोर्ट बताती है कि 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है रिवेन्यू का। ये केवल रिवेन्यू का नुकसान है, ये पूरे घोटाले की कीमत नहीं है। 2000 करोड़ तो केवल रिवेन्यू का नुकसान हुआ है कि सरकार के खाते में आना चाहिए था लेकिन आया नहीं। लेकिन अगर घोटाले के आंकड़ों को देखा जाए, गोवा के चुनाव में, पंजाब के चुनाव में जो पैसा भेजा गया, जिसकी चर्चा ईडी की चार्जशीट कर रही है,